जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। आज हमारा जो प्रश्न होगा कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाले सभी प्रश्न होंगे। ठीक है, यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, इसलिए वीडियो को आप पूरा वॉच करिए। चलिए हम देरी ना करते हुए अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया क्या है, वर्साई की संधि की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या है वर्साई की संधि की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन दिया गया जर्मनी का उपनिवेश दिए गए, जर्मनी का युद्ध का दोषी ठहराया गया, जर्मनी को पुरस्कार मिला, जर्मनी शक्तिशाली बना। जो वर्साई संधि की प्रमुख विशेषता थी वह क्या थी? जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया। ठीक है, जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया, जबकि युद्ध में यह प्रतिभाग नहीं किए थे, इसलिए वर्साई की संधि यहाँ से हो जाती है। ठीक है, जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया, इसलिए वर्साई की संधि की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दूसरा दिया गया क्या है, भारत में सबने अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न? ऑप्शन दिए गए जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और भगत सिंह। ठीक है, हमारा जो सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने ही क्या किया था? सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, प्रश्न 3 हमारा दिया गया, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? क्या है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? ऑप्शन ये 1917, 1918, 1919 और 1920। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, वह किया गया था 1919 ईस्वी में। कब किया गया था? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ठीक है, और 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, जो इसमें क्या आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 4 देखते हैं क्या है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। जो कपास के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी होती है वह कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी ही मानी जाती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होता है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न 5वां दिया है क्या है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल है? क्या है निम्न में से खरीफ की फसल क्या है? खरीफ का मतलब आइए समझते हैं पहले। खरीफ की फसल कब से कब बोया जाते हैं? तो हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल से अगस्त तक क्या होता है? अप्रैल से अगस्त के मध्य बोए जाने वाले फसल जो होते हैं वह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। ऑप्शन ये गेहूँ, जौ, धान और सरसों। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धान। क्या है? धान। धान की जो खेती होती है वह होती है अप्रैल और अगस्त के मध्य में होती है, इसलिए यह खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6वां हमारा दिया गया क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन दिया यमुना, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। जो भारत की सबसे लंबी नदी है वह क्या है? गंगा नदी है। क्या है? गंगा नदी हमारी जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, प्रश्न 7वां दिया गया है, लोकतंत्र में शासक कैसे चुनते हैं? ठीक है, लोकतंत्र में शासक कैसे चुना जाता है? ऑप्शन दिया है नियुक्ति द्वारा, वंशानुगत द्वारा, चुनाव द्वारा, सेना के द्वारा। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह लोकतंत्र में जो शासक चुना जाता है चुनाव के द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, लोकतंत्र जो होता है चुनाव के द्वारा ही शासक चुना जाता है। चुनाव होने के बाद जिसका अधिक मतदान होता है वही लोकतंत्र में शासन करती है, अर्थात उसी की सरकार बनती है। ठीक है, लोकतंत्र के माध्यम से। आपका जो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न 8वां दिया गया क्या है, भारत में कानून बनाने का कार्य कौन करता है? भारत में जो लॉ बनाने का काम कौन करता है? कानून। ठीक है, ऑप्शन दिए गए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और चुनाव आयोग। हमारा जो भारत में कानून बनाने का अधिकार है किसके पास है? वह जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विधायिका। क्या हो जाएगा? विधायिका के पास है। यह अपने क्षेत्र में अपने अनुसार काम को करवाती है। ठीक है, जो कि जनता के हित के लिए बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा विधायिका। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न 9वां दिया गया क्या है, ग्राम स्तर पर शासन कौन करता है? जो ग्राम स्तर पर शासन कौन करता है? ऑप्शन ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और न्यायालय। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थानीय सरकार, जिसे हम ग्राम प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान जो होता है, ग्राम प्रधान जो होता है वह क्या होता है? ग्राम स्तर पर शासन करता है। ठीक है, उसी के प्रतिनिधि में सभी काम होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार जो होता है हमारा केंद्र में काम करता है, राज्य सरकार जो है
राज्य में काम करती है, न्यायालय जो होता है अपना न्याय का काम करती है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकार। प्रश्न 10वां दिया गया है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन दिए 5, 6, 7 और 8। जो भारतीय संविधान में प्रमुख अधिकार कितने हैं? संख्या 6 कितनी है? भारत में जो संविधान की मौलिक अधिकारों की संख्या 6 मानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दिया गया, प्रश्न दिया गया 11 क्या है? कृषि किस क्षेत्र की गतिविधि है? ऑप्शन दिया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। ठीक है, कृषि जो है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न हमारा दिया गया 12वां क्या है? सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए गए कृषि, उद्योग, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, खनन। जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हमारे आते हैं वह आते हैं परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग। ठीक है, परिवहन और शिक्षा, बैंकिंग या सभी क्या है? सेवा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, हमारा जो हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र होता है? सेवा क्षेत्र। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत यह सभी हमारे आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 13वां दिया गया, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का प्रमुख अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए कृषि विकास, देशों के बीच व्यापारिक जुड़ाव, जनसंख्या वृद्धि और ग्रामीण विकास। वैश्वीकरण का प्रमुख अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा देशों के बीच व्यापारिक जुड़ाव। क्या हो जाएगा? देशों के बीच व्यापारिक जुड़ाव। एक देश से दूसरे देश में व्यापार जो होता है, आयात निर्यात होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं, व्यापारिक जुड़ाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है? भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला संस्थान कौन सा है? जो भारत में इकोनॉमिक सिस्टम है उसको कंट्रोल कौन करता है? ऑप्शन दिए गए एसबीआई, आरबीआई, सेबी और नाबार्ड। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में मुद्रा आपूर्ति नियंत्रक करता है वह आरबीआई करता है। कौन सा करता है? कौन सी संस्थान करता है? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी के कंट्रोल में इंडिया की जो इकोनॉमिक सिस्टम कंट्रोल की जाती है। ठीक है, प्रश्न 15वां दिया गया है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? निम्न में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? ऑप्शन दिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा। जो हमारा नवीकरणीय संसाधन का प्रमुख एग्जाम्पल हो जाएगा वह हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा या क्या है? ये कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा है। ठीक, सौर ऊर्जा हमें प्रतिदिन मिलती रहेगी, इसलिए यह नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन माने जाते हैं। कोयला, पेट्रोल और गैस ये सब क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है, इनकी भविष्य में समाप्त होने की संभावना है। ठीक है, ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न 16वां दिया गया क्या है? भारत में लौह का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न आपको पिछले लेक्चर में भी बताया गया था। ठीक है, दिया गया उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। ये हमारा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क हो जाएगा, वो हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा हमारा उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, हमारा प्रश्न 17वां दिया गया क्या है? संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है? संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश? ऑप्शन दिया गया श्रीलंका, चीन, भारत और नेपाल। ठीक है, जो संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण हो जाएगा हमारा हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? इंडिया जो है एक संघीय शासन प्रणाली का उदाहरण हो जाएगा। आइए समझते क्या होता है शासन, संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है? सत्ता का बंटवारा जो होता है, क्या होता है? सत्ता का बंटवारा जो होता है वह कैसे होता है? सत्ता का बंटवारा जो होता है हमारा वह होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य स्पष्ट रूप से सत्ता का बंटवारा ही हमारा संघीय शासन व्यवस्था कहलाता है। इसलिए भारत में जो होता है सत्ता बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच स्पष्ट रूप से किया जाता है, इसलिए भारत एक संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। ठीक है, प्रश्न 18 हमारा दिया गया है, एसडीआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए मानव विकास सूचांक, मानव घनत्व सूचांक, स्वास्थ्य विकास सूचांक, उच्च विकास सूचांक। हमारा जो सही आंसर हो एसडीआई का पूरा नाम हो जाएगा मानव विकास सूचांक। आइए एसडीआई का पूरा नाम हम लोग जानते हैं क्या है? एसडीआई, एस से क्या हो जाएगा? ह्यूमन। क्या हो जाएगा? ह्यूमन हो जाएगा। और डी से क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, डेवलपमेंट हो जाएगा। और आई से हो जाएगा इंडेक्स, क्या हो जाएगा, इंडेक्स, अर्थात हमारा जो है एसडीआई का पूरा नाम हो जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपका जो ए आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव विकास सूचांक, इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न दिया गया 19वां क्या है, एसडीआई की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता, क्या है, एसडीआई गणना में किसे शामिल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन दिया आय, साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, जनसंख्या आकार, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाए एसडीआई गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता, वह हो जाएगा हमारा जनसंख्या आकार, क्या है, जनसंख्या आकार को हम एसडीआई के अंडर में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आय आय हो सकता है, साक्षरता दर होता है, और जीवन की प्रत्याशा जीने की व्यवस्था है, उसे हम शामिल कर सकते हैं मानव विकास सूचांक में। जनसंख्या के आकार जो होता है एसडीआई के रूल में नहीं आता, इसलिए हमारा जो जनसंख्या आकार होगा एसडीआई गणना में शामिल नहीं किया जाए। ऑप्शन नंबर जो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20वां हमारा दिया गया क्या है, सतत विकास का अर्थ है। ऑप्शन दिए गए संसाधनों का अधिक उपयोग, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर विकास, पर्यावरण के संरक्षण के साथ विकास, केवल औद्योगिक विकास, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा सतत विकास का प्रमुख अर्थ हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास, क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास। यदि हम अपने विकास में पर्यावरण को संरक्षण के साथ विकास करते तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे हमारे नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।